आज ऐसे समय की कल्पना भी नहीं की जा सकती जब लोग हर चीज के लिए अपने स्मार्टफोन पर डिपेंड नहीं होते थे। लेकिन भाई वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एक टच स्क्रीन सुपर कंप्यूटर अपनी जेब में रखने का आइडिया पागलपन लगता। मानो या ना मानो, लेकिन हम लोग सिर दर्द ठीक करने के लिए अपने सिर पर मछली बांधते थे और बीमारियों से लौटने के लिए घाव सूंघते थे। तो भाई अपना फोन साइड में रख दीजिए और तैयार हो जाइए ऐसे गजब के संकेत देखने के लिए जो बताते हैं कि विज्ञान कहाँ तक पहुंच चुका है। हाँ, अगर आप इसे अपने फोन पर देख रहे हैं तो फिर बात और है। खटखटाने वाला अलार्म। क्या आपको लगता है कि आप बिना अलार्म घड़ी के हर दिन टाइम पर बिस्तर से उठ सकते हैं? नहीं ना, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन 1950s में अलार्म के चलन से पहले वो किसी के पास नहीं होते थे, तो लोग सुबह उठते कैसे थे? वेल, ब्रिटेन में लोगों को बिस्तर से उठाने के लिए एक पूरा डेडिकेटेड पेशा था। नौकरबर्स कहे जाने वाले ये लोग 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में कॉमन थे और हर सुबह बांस की लंबी स्टिक लेकर सड़कों पर निकलते थे। हफ्ते में बस कुछ पैसे कमाने के लिए ये लोग एक खास टाइम पर लोगों की खिड़कियां ठोक करके उनको जगाते थे। एक फेमस नौकर तो एक मटर शूटर का यूज करता था। लेकिन एक मिनट, नौकर अपर को कौन जगाता था? कोई भी नहीं, क्योंकि वो दिन में सोते थे और नेचुरली लगभग शाम 4 बजे उठ जाते थे। बदकिस्मती से जब 20वीं सदी के मध्य में अलार्म घड़ियां मार्केट में आई तो उन लोगों का काम चला गया। यार, मुझे नहीं पसंद कि कोई अजनबी मेरी खिड़की ठकठका कर मुझे उड़ाए, लेकिन आज के जमाने में कुछ ऑप्शंस तो उससे भी बदतर लगते हैं मेरे भाई। मेरा मतलब है, जरा इस मिनी मशीन को देख लो जिसे क्लॉक ही कहते हैं। ये कान फोड़ू शोर से आपको जगाता है, फिर बीप करते हुए भागने लगता है। आपको बिस्तर से उठकर इसे पकड़कर बंद करना पड़ता है और अगर आप मेरी तरह सुबह चिड़चिड़े रहते हैं तो इसे खिड़की से बाहर फेंक देंगे। जादू से पेमेंट। यार, पैसा हमारे समाज का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि इसके बिना जिंदगी इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट पैसे की शुरुआत शायद कम से कम 40,000 साल पहले हुई है। उस समय शिकारियों के ग्रुप एक दूसरे के साथ चकमक हथियारों और औजारों की अदला बदली करते थे। बाद में लोग नेचुरल रूप से होने वाली लेकिन दुर्लभ वस्तुओं की कीमत लगाने लगे। अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में लोग कौड़ी शिल से व्यापार करने लगे। लगभग 5,000 साल पहले पहला धातु का सिक्का आया था, मेसोपोटामिया शिकिल। वर्तमान समय में फास्ट फॉरवर्ड कर लें तो कैश करेंसी कई देशों में खत्म की जा रही है और डिजिटल कॉन्टैक्टलेस तरीके उसकी जगह ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जल्दी ही आप सिर्फ अपने हाथ या कलाई के इस्तेमाल से पेमेंट कर सकेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कई सालों से है। इसमें आपकी त्वचा के नीचे एक छोटी चावल के आकार की माइक्रोचिप को एक सिरिंज के जरिए इंसर्ट किया जाता है, जिससे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन होने लगते हैं। कुछ समय पहले तक ऑफिस जैसी बंद जगहों पर इसका ट्रायल किया गया था, लेकिन अब पॉलिश ब्रिटिश कंपनी वॉलेटमोर ने लगभग $230 में इन चिप्स को मार्केट में लाने का प्लान बनाया है। यार, मैं तो कहूंगा कि ये एक साइबोर्ग जैसा इंसान बनने के लिए बहुत ही छोटी कीमत है। कंपनी का दावा है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और आपकी लोकेशन या पर्सनल जानकारी ट्रैक नहीं होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप इसको लगवाएंगे या ये सब कुछ ज्यादा ही हाथ की सफाई लगती है? भले आप अपने हाथ का इस्तेमाल करके चीज़ों का पेमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आप उनसे लाइक और सब्सक्राइब बटन को तो हिट कर ही सकते हैं भाई। इस तरह आप मेरा कोई भी नया शानदार कंटेंट मिस नहीं करेंगे। तो कहाँ थे हम? पिछवाड़ा पूछना। अगर कोई एक चीज है जिसे हम हल्के में लेते हैं तो वो है टॉयलेट पेपर। उससे हमारा पिछवाड़े को पूछना। लेकिन भाई, टॉयलेट पेपर कहीं भी आसानी से अवेलेबल नहीं थे जब तक चीन ने 14वीं शताब्दी में इसको बनाना शुरू नहीं किया और अमेरिका में तो ये 20वीं शताब्दी तक पहुंच गए थे। तो लोग इससे पहले धोते कैसे थे भाई? वेल, अपने टॉयलेट में खुलकर अपना पेट साफ करने के बाद पहले के अमेरिकन लोग आसपास रखा जो हाथ लगता उसी से साफ कर लेते थे। उनका फेवरेट था सूखा हुआ भुट्टे का ठूंठा। छी यार, उससे कहीं किसी ने रात को खाना तो नहीं बना लिया होगा। इतिहास में और पीछे चले तो प्राचीन यूनानी लोग पत्थरों या चीनी मिट्टी के टुकड़ों से अपने पिछले हिस्से को रगड़ते थे। सिरेमिक के कुछ टुकड़ों पर तो लोगों के नाम भी खुदे हुए पाए गए भाई। इतिहासकारों का मानना है कि लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनको जिससे नफरत हो उसका नाम खराब कर सके। या जरा सोचो कि आप किसी घर में जाएं और देखें कि उनके पूरे टॉयलेट पेपर पर आपका चेहरा है। इससे बहुत से सवाल खड़े होंगे। हालांकि पिछवाड़ा साफ करने का सबसे बेहुदा इंस्ट्रूमेंट बनाने का अवार्ड प्राचीन रोमन्स को जाता है। उनके टॉयलेट पूरे समाज के थे जिसमें कोई प्राइवेसी नहीं थी। ऊपर से वो लोग आपस में स्पॉन्ज और स्टिक भी शेयर करते थे। जी हाँ, क्रेजी तरीके से हल्के होने वाले वो लोग मल से भरे स्पॉन्ज को एक कटोरी से उठाकर पिछवाड़ा पहुंच लेते थे। हालांकि यूज करने के बाद वो उसे एक नमकीन पानी या सिरके से भरी बाल्टी में डुबाकर साफ कर लेते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के स्वच्छता अधिकारी इसे पास कर देंगे। शुक्र है कि अब हमें मुलायम साफ टॉयलेट पेपर मिल जाते हैं। उम्मीद है कि मेरा चेहरा आपके टिश्यू पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ये दिखता कैसा है। रेडिकल किरणें। जब आप एक्सरे का सोचते हैं तो आपके दिमाग में शायद अस्पतालों कुछ बड़ी मशीन आती हैं, लेकिन फिर भी 1895 में जब जर्मन इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी विल्हेम रोन्टजेन ने
उनकी खोज और विकास किया तो रेडियो एक्टिव रेस की मशीनें जूते की दुकानों में आम हो गई थी। बात यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक्सरे का उपयोग केवल घावों की जांच के लिए नहीं किया जाता था। सैनिकों के जूते सही फिट हों ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सेना ने उनका इस्तेमाल किया। युद्ध के बाद इस टेक्नोलॉजी को एक अजीब सी डिवाइस में फिट कर दिया गया जिसका नाम था शू फिटिंग फ्लोरोस्कोप, और 1920 के दशक तक ब्रिटेन और अमेरिका दोनों इस फैंसी फ्लोरोस्कोप का इस्तेमाल करने लगे थे। यार इसका नाम ऐसा लगता है जैसे हैरी पॉटर की कोई चीज हो, लेकिन इस अजीब लकड़ी के कैबिनेट में साइंस था, जादू नहीं। ये जांचने के लिए कि आपके जूते कितने फिट हैं, खरीदने से पहले ग्राहक अपने जूते पहने पैरों को फ्लोरोस्कोप में डाल देते थे। फिर एक स्विच दबाते ही डिवाइस से एक्सरे हर पार निकल जाती थी और उससे बनी इमेज एक स्क्रीन पर उभर जाती थी। अपने पैर के अंदरूनी हिस्से को देखना एकदम नई चीज थी और फ्लोरोस्कोप फेमस हो गया। ये कई सालों तक जूते की दुकानों की जान बना रहा। हालांकि आज हमें मालूम पड़ चुका है कि एक्सरे के बहुत ज्यादा एक्सपोजर से बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरा मतलब है कि पैर में छाले रोकने के लिए रेडिएशन पॉइजनिंग या कैंसर का खतरा मोल लेना कोई समझदारी नहीं है मेरे भाई। जैसे जैसे एक्सरे के बारे में और जानकारी मिली, फ्लोरोस्कोप पर पूरी तरह से अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि 1970 के अंत तक भी 17 राज्य थे जहां ये अलाउड थे। यार मैं तो जूते फिट ना होने की फीलिंग भी सह लूंगा। ऑटोमोबाइल हालांकि आज के जमाने में कार ट्रांसपोर्ट का सबसे पसंदीदा साधन है, लेकिन देखा जाए तो वे हाल ही का आविष्कार है। 1886 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज इस वाहन का पहला रूप बाजार में लाए थे। बेंज की कंपनी बाद में एक अन्य जर्मन ऑटोमोबाइल निर्माता डेमलर के साथ मर्ज हो गई और आइकॉनिक ब्रांड मर्सिडीज बेंज का उत्पादन करने लगी। हालांकि आधुनिक मर्सिडीज की तुलना में पहली कार काफी कम पावर वाली थी। इसका नाम सीधा 1886 बेंज पेटेंट मोटर वेगन रखा गया था और इसमें 3 पहिए थे। ये लाइट पेट्रोल और पानी से चलती थी और सिर्फ 10 मील प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंच पाती थी। इसकी तुलना अगर आज की सबसे तेज कार बुगैटी चिरोन से की जाए, जिसने 2019 में 304 मील की बिजली की तेज स्पीड हासिल कर ली थी, तो भाई बेंज की ओजी मोटर कार एक खिलौने जैसी लगती। लेकिन कारों के लिए एडवांसमेंट का पैमाना एकमात्र स्पीड नहीं थी। ब्रिटिश शहर कैम्ब्रिज में हाल ही में एक परीक्षण में 3 ऑटो शटल को एक बिना ड्राइवर की राइड पर भेजा गया। ये क्रेजी गाड़ियां बहुत से सेंसर, लेजर, स्कैनर और कैमरों जैसी चीजों से एनवायरनमेंट का एक 3D मैप बनाती हैं, जिससे ये अपना रास्ता ढूंढती चलती हैं अपने आप बिना किसी एक्सीडेंट के। हालांकि सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़क पर परमिशन मिलने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन ये बात आपकी सोच से जल्दी रोड पर आने वाली है। ये तो सोचने लायक बात है मेरे भाई। चमचमाती सफेदी पहली बार पहनने से पहले आपको नए कपड़े धोने चाहिए, है ना? लेकिन आप शायद उन्हें वैसे ही पहन लेते हैं। वेल, अगर आप मध्य युग में रहते होते तो आपने इस तरह इसे अलग किया होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय कपड़ा निर्माता अपने कपड़ों को बासी मूत्र में भिगोते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 या 2 सप्ताह के लिए छोड़े जाने के बाद मूत्र डिकम्पोज होकर अमोनिया नामक एक तीखी गैस बनाता है। ये सब्सटेंस सार्वजनिक शौचालय जैसी बदबू मारता है, लेकिन भाई इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। मध्ययुगीन इंग्लैंड में कपड़ा निर्माता ऊन की कताई से कपड़ा बनाते थे, लेकिन वो मटेरियल ग्रीसी और पहनने लायक नहीं होता था। तो क्या किया जाए भाई? वो लोग बेशर्मी से घर घर जाकर लोगों से उनके पेशाब मांगते थे, जितनी वो दे सकते हो उतनी। यार आज के बाद मैं अपने काम को कभी भी बुरा नहीं कहूंगा। ये भयानक दिन खत्म होने के बाद उस ढेर सारे पेशाब को बड़े बर्तनों में डालकर बासी होने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर जब ये तैयार हो जाता था तब उस बने हुए गंदे ऊन को पेशाब के बर्तनों में डुबो दिया जाता था। आखिर में एक फुलर का दुख भरा काम होता था कि वो मुंह से लथपथ गंदगी में खड़ा होकर नंगे पैरों से इसके ऊपर चला जाए और उसे नीचे रोंदे। ये घिनौना प्रोसेस सारा दिन चलता था। इससे अमोनिया फैब्रिक में घुसकर चिकनापन निकाल देता था, लेकिन एक सड़ांध भरी बदबू पैदा कर देता था। छी यार। हालांकि पेशाब से धोने का काम सिर्फ अंग्रेज नहीं करते थे। बहुत पहले प्राचीन रोम में लोग अपने कपड़ों को और साथ में अपने दांतों को भी ब्लीच करने के लिए मूत्र का इस्तेमाल करते थे। हे भगवान, शुक्र है कि आधुनिक साइंस के चमत्कारों के कारण हम अब प्राकृतिक गैस का उपयोग करके विशेष कारखानों में अमोनिया का उत्पादन करते हैं। इसलिए हमें मल मूत्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यार ये सारे सेलिब्रिटीज जो मुस्कुराते हुए अपने चमकदार सफेद दांतों की नुमाइश करते हैं, जरा सोचो उन्हें अगर पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े तो। अंतरिक्ष कैमरा अंतरिक्ष में हमें प्राचीन काल से ही मोहित किया है, इसलिए हमें इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब 1847 में मार्केट में बिकने वाले पहले कैमरा का आविष्कार किया गया था तो उसके आविष्कारक फ्रांसीसी लुई डगुएरे ने तुरंत ही चंद्रमा की एक तस्वीर खींच ली थी। दुर्भाग्य से यह ऐतिहासिक तस्वीर तब हो गई जब उस साल डगुएरे की प्रयोगशाला में आग लग गई, लेकिन हमारे पास 1840 में जॉन विलियम ड्रेपर द्वारा ली गई तस्वीर है। ये चंद्रमा की सबसे पुरानी तस्वीर है। इसके 150 साल बाद नासा ने 1920 में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसने अंतरिक्ष फोटोग्राफी को हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वी से ली गई छवियों पर निर्भर रहने के बजाय अब हम अंतरिक्ष से ही तस्वीरें ले सकते थे मेरे भाई।
1994 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के फेंट ऑब्जेक्ट कैमरा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्लूटो की तस्वीर ली। ये कुछ खास नहीं है ना? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि भले ही हबल पृथ्वी की तुलना में प्लूटो के ज्यादा करीब था, लेकिन ये बौना ग्रह फिर भी 2.7 बिलियन मील दूर था, इसलिए इसको सिर्फ कैप्चर कर लेना ही बड़ी बात है। 11 साल बाद 2015 में ली गई प्लूटो की इस तस्वीर को आप देखिए, अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है ये। इस तस्वीर को नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान से लिया गया था, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था। ये 9 साल की लंबी यात्रा के बाद प्लूटो की सतह से सिर्फ 7,800 मील की दूरी पर था, जो हबल की तुलना में 3,46,000 गुना करीब है। जब हबल लॉन्च किया गया था उस समय तक उपयुक्त अंतरिक्ष यान थ्रस्टर्स डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन 2006 तक टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि न्यू होराइजन्स में 16 थ्रस्टर्स फिट किए गए थे, जिससे ये बहुत आगे तक और तेजी से यात्रा कर सकते थे। ये जानकर इन दोनों इमेजेस के बीच का अंतर समझ में आ जाता है यार। इसके सामने तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ही शर्म आ रही है मेरे भाई। सरदर्द भगाओ। यदि आपको सिरदर्द होता है तो दर्द भगाने के लिए आमतौर पर 1-2 गोलियां लेना काफी होता है, लेकिन भाई पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन जैसे पेन किलर 1950s और 60s के अंत तक भी आसानी से अवेलेबल नहीं थे। प्राचीन समय में आधुनिक चिकित्सा के बिना डॉक्टर्स ने भयानक समाधानों का सहारा लिया था। प्राचीन रोमन चिकित्सक स्क्रिबोनियस लागुस ने सिरदर्द के लक्षणों को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लैक टार्पीडो मछली के उपयोग का सुझाव दिया। इस पानी की जीभ को जब पीड़ित के सिर पर रखा जाता था तो वो एक बार में 50 वोल्ट तक का करंट दे देता था और इससे फर्क भी पड़ता था। ये बिजली इतनी पावरफुल नहीं थी कि नुकसान पहुंच सके और वास्तव में दर्द को सुनकर देती थी, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम थी भाई, और वो ये कि ये आपको बिजली की झटके देने वाला एक जिंदा और गीला हैट आपको पहनना पड़ता था। किस्मत से हमारे लिए ये प्रथा उस स्क्रिबोनियस की तरह ही मर चुकी है। हालांकि दर्द को दबाने के लिए बिजली के झटके का यूज करने का कॉन्सेप्ट मेरे और आपके जैसा जिंदा है मेरे भाई। न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में इस फिनोमेना की स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने माइग्रेन पीड़ितों के सिर पर इलेक्ट्रोड लगाए और उनके जरिए हल्के बिजली के झटके दिए। कई सेशंस के बाद उन्होंने पाया कि उनके माइग्रेन की अवधि और तीव्रता लगभग 40% कम हो गई थी। हम पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि ये क्यों काम करता है, लेकिन बिजली मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ सकती है जो दर्द से राहत देते हैं। और यदि आप इसे खुद आजमाना चाहते हैं तो मछली पकड़ना और सीखने की जरूरत नहीं है। आप अब इलेक्ट्रिकली चार्ज हैंड बैंड खरीद सकते हैं, बशर्ते आपकी जेब में $300 हो। तो भाई मैं तो पैरासीटामोल से काम चलाऊंगा भाई, बहुत शुक्रिया। वैक्यूम है या ट्रक? वैक्यूमिंग वाकई में एक पकाऊ काम है भाई, लेकिन वैक्यूमिंग के आने से पहले चीजें खींचती नहीं थी, ब्लो करती थी। 1901 में ब्रिटिश इंजीनियर ह्यूबर्ट सिसिल बूथ ने एक धूल उड़ाने वाली मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देखा। ये ट्रेन कैरेज के कालीनों को साफ करने के लिए थी। ये असल में बस ये करती थी कि धूल को कहीं और उड़ा देती थी। बूथ को समझ आ गया कि सक्शन इससे कहीं बेहतर होगा और भाई उसने पहला वैक्यूम क्लीनर बना डाला। इसका नाम पफिंग बिली रखा गया और भाई ये वैक्यूम इतना बड़ा था कि इसे घोड़ों से खींचना पड़ता था। एक क्लीनर फीस लेकर के लोगों के घर जाता था और फिर उनकी खिड़कियों से लंबे पाइप डाले जाते थे। जब मशीन स्टार्ट की जाती थी तो पेट्रोल से चलने वाली एक मोटर घर के अंदर से हवा और धूल खींचकर पाइप में भर देती थी। उस धूल को फिर फिल्टर करके मशीन की साइड में लगे एक क्लियर ग्लास चैम्बर में डाल दिया जाता था। वहां के स्थानीय लोग अक्सर खड़े रहते थे और आश्चर्य करते थे कि इतना धूल कैसे इकट्ठा हो जाता है। लेकिन भाई एक पफिंग बिली का सिर्फ एक बार का किराया 20 पाउंड था। ये एक नौकरानी के लगभग साल भर के वेतन के बराबर है और आज के $3,000 से ऊपर है। ये एक लग्जरी की तरह शुरू हुआ जिसे सिर्फ रईस लोग खरीद सकते थे, लेकिन धीरे धीरे वैक्यूम क्लीनर बहुत सस्ता हो गया और बहुत छोटा भी। हालांकि अब ये बिजली से चलता है, लेकिन आधुनिक वैक्यूम अभी भी बूथ के ओरिजिनल पफिंग बिली के डिजाइन सिद्धांतों का पालन करता है। यार डस्ट कलेक्ट करने वाले उस आइडिया को न छोड़कर उसने समझदारी की। क्लोनिंग की कहानी। मेरे लिए क्लोनिंग अभी भी उस तरह की चीज है जो सिर्फ साई-फाई फिल्मों में होती है, लेकिन भाई यकीन कीजिए ये असली जिंदगी में 100 से अधिक सालों से हो रही है। 1902 में जर्मन वैज्ञानिक हैंस ब्रिश ने एक गिरगिट के भ्रूण को 2 भागों में विभाजित करके उनमें से एक जैसी 2 छिपकलियों को डेवलप करके पहला क्लोन बनाया। तब से सभी प्रकार के विभिन्न जानवरों का क्लोन सफलतापूर्वक बनाया जा रहा है, लेकिन भाई कोई भी इतना धमाकेदार नहीं था जो कि 30 जुलाई 2003 को हुआ। जुरासिक पार्क जैसे एक तरीके से स्पेन में वैज्ञानिकों ने जंगली बकरियों की एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित कर दिया। पायरेनियन आइबेक्स साल 2000 तक खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके स्किन के फ्रोजन सैंपल लैब में मौजूद थे। उस स्किन से डीएनए लेकर और इसे जिंदा घरेलू बकरियों के भ्रूण में डालकर वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक बकरी को गर्भवती कर दिया, जिसने आइबेक्स को जन्म दिया। अफसोस की सांस की समस्या के कारण बच्चे का निधन हो गया। फिर भी ये साबित करता है कि विलुप्त जानवरों को
पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो कि दिमाग चकरा देने वाली बात है मेरे भाई। हालांकि असली दुनिया के जुरासिक पार्क का सोचकर चिंता मत करो दोस्त। इस प्रोसेस के सफल होने के लिए आपको विलुप्त प्रजातियों जैसी कि सर्किट माँ की आवश्यकता भी होगी। एक आइबेक्स तो सिर्फ एक बकरी थी, तब भी इतनी प्रॉब्लम आई। टीरेक्स की बात करें तो उसका सबसे करीब होता है एक चिकन या फिर तो बहुत बड़ा अंडा होगा। लेकिन अगर आपको अपने पालतू को क्लोन करना हो तो वो पॉसिबल है। टेक्सास स्थित वियाजिन पेट्स आपकी बिल्ली को $25,000 और आपके कुत्ते को $50,000 में क्लोन कर देंगे। और ऐसी ही भौकाल सर्विस देने वाली ये एकमात्र कंपनी नहीं है। क्या आप कभी अपने किसी पालतू जानवर का क्लोन करवाएंगे, या फिर आपको लगता है कि इंसान सारी हदें पार करके भगवान बनता जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। नॉट सो स्मार्ट वॉच। आज एक घड़ी अक्सर केवल समय बताने के अलावा और भी बहुत कुछ करती है। स्मार्ट वॉच आपको मौसम, आपकी नब्ज बता सकती है और यहाँ तक कि फोन की तरह काम भी कर सकती है। हालांकि एक स्मार्ट वॉच के कॉन्सेप्ट को 1984 में ही मार्केट किया गया था। सेलिको यूएस 2000 रिस्ट कंप्यूटर सुनने और देखने में कलाई पर बंधे किसी प्रकार के सुपर वेपन जैसा लगता है, लेकिन इसकी वास्तविक कार्य क्षमता थोड़ी कम आकर्षक थी। आज के लगभग $800 जितने अमाउंट में आप एक ऐसी डिवाइस ला सकते थे जो न केवल समय बताती थी बल्कि आपकी शॉपिंग लिस्ट भी बनवा सकती थी। जी हाँ, घड़ी थोड़ी भद्दी थी लेकिन काम कर देती थी, जैसे कि बेसिक टाइम, स्टॉप वॉच और अलार्म सेटिंग्स। लेकिन भाई इसे UC2100 कीबोर्ड से जोड़ते ही ढेर सारे ऑप्शंस प्रकट हो जाते थे। ओके, मैं कुछ ज्यादा भूल गया, लेकिन ये बेसिकली आपको नोट्स टाइप करने और कैलकुलेटर यूज करने देता है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। UC2200 जो इसका अल्टीमेट मॉडल था, उसने घड़ियों को मिनी कंप्यूटर में बदल दिया था। आप उसमें सिंपल गेम्स खेल सकते थे, थोड़ी कोडिंग कर सकते थे और यहाँ तक कि उसके बिल्ट इन थर्मल प्रिंटर द्वारा अपने काम के प्रिंट आउट भी ले सकते थे। हालांकि प्रिंटर से बैटरी चलित पावर सिस्टम बहुत तेजी से डिस्चार्ज होता था और ये केवल रसीद के साइज के कागज ही प्रिंट कर सकता था। इसलिए भाई इससे आप अपना अगला नॉवेल प्रिंट आउट तो नहीं कर सकते। सेलिको UC2000 के लगभग 40 साल बाद अब मार्केट में हजारों यूज वाली कॉम्पैक्ट टच स्क्रीन घड़ियां हैं। निश्चित ही ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन भाई अगर वो पुराना टाइमर नहीं होता ना तो ये कभी बन ही ना पाती। भयानक टॉयलेट। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन भाई मैं तो टॉयलेट को फॉर ग्रांटेड ही लेता हूँ, क्योंकि वे हमेशा से साफ, फ्लशिंग, चमचमाते सिंहासन जैसे नहीं थे। मध्यकाल जमाने के यूरोप में महलों में रहने वाले लोग अपनी गंदगी छोड़ने के लिए गार्डरोब नाम के कमरों का उपयोग करते थे। वे छोटे होते थे और महल की दीवारों से बाहर निकले होते थे। उनमें हगने का एक होल होता था जो महल की साइड से नीचे उतरा होता था। ये या तो एक गड्ढे में या खाई में खत्म होता था, क्योंकि कोई प्लम्बिंग सिस्टम नहीं था। तो गोंग उठाने वालों का काम था उस बदबूदार घोर गंदगी को नीचे से खोदकर महल से दूर ले जाना। इनफैक्ट गार्डरोब से इतनी भयानक बदबू आती थी कि लोग अपने कपड़े उनमें जमा कर लेते थे, क्योंकि तीखी दुर्गंध कपड़े कुतरने वाले पतंगों को दूर रखती थी। यहीं से ये नाम निकले हैं। गार्डर रखने के लिए फ्रेंच वर्ड है और रोब कपड़े के लिए। वो तो शुक्र है कि सीवर सिस्टम डेवलप होने से आधुनिक टॉयलेट्स इतने खतरनाक नहीं बाजते। गंदगी को अब आपके सिंक और टॉयलेट बॉल से निकालते हुए निपटाया जाता है और नालियों और सीवरों के माध्यम से अंडरग्राउंड भेजा जाता है। वहां से इसे वाटर ट्रीटमेंट पर स्टेशंस पर ले जाया जाता है, जहां ठोस को लिक्विड से अलग किया जाता है और फर्टिलाइजर के लिए इकट्ठा किया जाता है। बचे हुए लिक्विड को गंदा खाने वाले बैक्टीरिया में से पास किया जाता है और फाइनली साफ पानी हमारी नदियों और समुद्रों में वापस आ जाता है। वाह, काश कि हमारी सफाई की दिनचर्या भी इतनी जबरदस्त होती भाई। प्रेगनेंसी वाले बाबा। डिस्पोजेबल प्रेगनेंसी टेस्ट न केवल गजब तरीके से उपयोगी है, बल्कि दुनिया भर में सस्ते, रिलायबल और आसानी से मिलते हैं। लेकिन भाई अगर मैं आपसे कहूं कि प्लास्टिक की वो छोटी सी चीज जिस पर औरतें यूरिन करती हैं असल में एक चूहे का रिप्लेसमेंट है, तो ऐसा है कि जब एक गर्भवती महिला होती है तो उसके पेशाब में एक प्रजनन हार्मोन होता है जिसे ह्यूमन कार्योनिक गोनाडोट्रोपिन या HCG कहा जाता है। इसी को मॉडर्न प्रेगनेंसी टेस्ट में पिक किया जाता है। बहुत पहले 1927 में केवल एक थ्योरी थी, लेकिन फिर जर्मन स्त्री रोग विशेषज्ञ सेल्मर एशाइम और बर्नहार्ड जोंडेक ने महिलाओं के यूरिन को एक बच्ची मादा चूहिया में इंजेक्ट कर दिया। उन्होंने पाया कि यदि महिला गर्भवती होती थी तो मूत्र के हार्मोन चूहे में एक प्रजनन प्रतिक्रिया शुरू कर देते थे। ये चूहिया के अंडाशय पर रक्त की एक बिंदी बनने से पहले पता चलता था। उस खून की जांच करके वे पक्के तौर पर बता सकते थे कि कोई गर्भवती है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोसेस बेचारे चूहे के लिए बड़ा क्रूर था, लेकिन इसने उस नैतिक तरीके के लिए रास्ता बना दिया जो हम आज यूज करते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा से इतने साइंटिफिक नहीं रहे हैं। कुछ 100 साल पहले 16वीं शताब्दी में पेशाब बाबा हुआ करते थे। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए इन चमत्कारी बाबाओं के पास औरतें जाती थीं और अपने यूरिन का सैंपल देती थीं। बाबा इसकी जांच करते थे। अगर बाबा बोलते थे कि उन्हें उस लिक्विड में बारीक जंतु दिख रहे हैं और औरत को प्रेग्नेंट घोषित कर दिया जाता था भैया।
पेशाब बाबा ये भी टेस्ट कर लेते थे कि उस यूरिन से कोई कील जंग पकड़ सकती है या कोई पत्ता रंग बदल सकता है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन सब के पीछे कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं मिल पाया है। तो लेडीज, अगर आपको कभी अपनी यूरिन में कोई छोटू सा आदमी नाचता हुआ दिखे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। उसके बाद प्लीज किसी डॉक्टर को कॉल कर लेना। मर्क्यूरी का भौकाल। हजारों सालों से मनुष्य चांदी जैसे उस मेटालिक लिक्विड से मोहित रहा है जिसे पारा कहा जाता है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में ही चीन के किन राजवंश के पहले सम्राट किन शी हुआंग को इसका जुनून था। उनका मानना था कि ये जादुई था और आखिरकार उसने अमर होने के लिए मर्क्यूरी की गोलियां निगलनी। विडंबना यह है कि उन्हीं गोलियों की वजह से उसकी मौत हुई। पारा मनुष्यों के लिए भयानक जहरीला है और इससे अनिद्रा, याददाश्त खोना, सिर दर्द और बहुत कुछ हो सकता है। और फिर भी इन सैकड़ों वर्षों से इस जानलेवा केमिकल को दवा की तरह इस्तेमाल किया गया था। कैलोमेल नाम की एक गजब की लोकप्रिय दवा ने 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी दुनिया में तूफान ला दिया। इसे सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को दिया जाता था। इसका एक मेन कंपोनेंट था मर्क्यूरी। आपने सही अनुमान लगाया भाई। सफेद पाउडर को निगलने से लोगों की लार टपकती, उल्टी होती और शौचालय बार बार जाना पड़ता था। लेकिन इसे शरीर से खराब लिक्विड के निकलने के रूप में देखा जाता था। इस जहर के बड़े बड़े डोज प्रिस्क्राइब किए जाते थे और लोग इसे लगातार निगलते रहे। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनको असल में मर्क्यूरी पॉइजनिंग के सिम्टम हो रहे हैं। 1700 के दशक में तो कैलोमेल को बच्चों के लिए टीथिंग मेडिसिन के रूप में भी मार्केट किया जाता था। इसे डॉक्टर मोफेट्स टीथिना पाउडर कहा जाता था। यार ये पागलपन लगता है, लेकिन हम आखिर 1950 के दशक तक ही समझ पाए कि ये चमकदार पदार्थ वास्तव में कितना खतरनाक है। अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को सबसे नुकसानदायक टॉप 10 केमिकल्स में है। हालांकि मर्क्यूरी वेपर्स का उपयोग अभी भी स्ट्रीट लाइट, फ्लोरोसेंट लैंप और एडवर्टाइजिंग साइन में किया जाता है। ये लाइट बल्ब को अधिक कुशलता से चलाने में मदद करता है और इसका यूज इतनी कम मात्रा में किया जाता है कि यदि कोई टूट फूट हो जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि भाई इससे आवारागर्दी करते हुए स्ट्रीट लाइट को फोड़ने का हक नहीं मिल जाता। वैक्सीन का झमेला। हाल के दिनों में हम वैक्सीन के कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं, जहां मेरे डबल डोज वाले कोविड-19 ने लोगों को वैक्सीनेट किया। हमारे शरीर में वायरस का कमजोर रूप डालकर हम बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और ऐसा करने में ऐसे एंटीबॉडी प्राप्त करते हैं जो हमें आगे भी बीमारी से बचाते हैं। वैक्सीनेशन अब एक क्लिनिकल और हाइजीनिक प्रोसेस है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। टीकाकरण का सबसे पहला वाकया 11वीं शताब्दी के चीन में मिलता है और यह भयानक था भाई। चेचक पूरे देश में हावी होते हुए बुखार और रैशेज फैला रहा था और अक्सर जानलेवा साबित हो रहा था। इसीलिए लोग इससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मरीजों के घाव के पपड़े खींचकर इकट्ठे किए जाते थे, फिर उन्हें बारीक पाउडर में पीसा जाता था, फिर इसे एक लंबी ट्यूब के माध्यम से किसी इंसान की नाक में फूंक दिया जाता था। वो इस रोगग्रस्त धूल को अंदर खींचता था। भाई सबसे वाहियात बात तो अभी बाकी है। दूसरा तरीका था एक स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा पर एक छोटा सा कट बनाना, फिर चेचक के छाले से पिसी हुई पपड़ी या मवाद उसमें डाला जाता था। हालांकि ये बहुत ही घिनौना है, लेकिन अधिकतर मामलों में ये लोगों में रोग के प्रति इम्यूनिटी विकसित कर देता था। बहुत समय बाद 18वीं सदी के अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने इस प्रोसीजर को मॉडर्न बनाने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने बड़े जोखिम भरे तरीके से एक युवा लड़के में काउपॉक्स का इंजेक्शन लगाया और पाया कि लड़का अधिक घातक चेचक से इम्यून हो गया था। जेनर ने लैटिन से वैक्सीनेशन शब्द बनाया, जिसके वाक का मतलब गाय होता है। फिर लगभग 100 साल बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने स्वस्थ लोगों में खतरनाक बैक्टीरिया के कमजोर रूप को इंजेक्ट करके पहला सच्चा वैक्सीनेशन किया। उन्होंने जेनर की खोज को सम्मान देने के लिए वही नाम अपनाया। यार चाहे आप सुइयों से चाहे जितने भी नफरत करते हो, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि ये नाक से बीमारों की पपड़ी को सूंघने से तो बेहतर ही है। बाप रे। तो इनमें से किन चीजों से आपको साइंस की तरक्की पर बहुत नाज होता है, मुझे बताने के लिए वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट छोड़ दो मेरे भाई। और देखने के लिए शुक्रिया।